अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग केमिस्ट्री ऑफ बायोमोलिक्यूल्स केमिस्ट्री 404 का एक पास्ट पेपर सॉल्व कर रहे थे और ये वीडियो का पार्ट 2 है। वीडियो के पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने पास्ट पेपर के क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट तक इसको सॉल्व किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ है मैंने, तो आप उस लिंक से वो वाली वीडियो जाके देखें। तो अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट बी से स्टार्ट करेंगे। इसको पढ़ते हैं। व्हाट इज इन्वर्ट शुगर एंड हाउ इट कैन बी प्रोड्यूस्ड। इन्वर्टेड शुगर क्या होती है और हम उसको किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसके बारे में हमने बताना है। तो स्टूडेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है हमेशा कि मेरी वीडियो को डाउनलोड मत किया करें, इसको ऑनलाइन रह के देखा करें और अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल हो। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इन्वर्टेड शुगर के बारे में कि ये होती क्या चीज़ है। Invert sugar is a mixture of two monosaccharides, glucose and fructose, that is produced by hydrolysis of sucrose. Inverted sugar जो है इसमें दो मोनोसेक्राइड्स होते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, और ये दोनों किस तरह से आते हैं, इसको हम लोग सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस करके बनाते हैं। जो हमारे पास सादा टेबल शुगर होती है वो सुक्रोज होती है। उसमें जब हम लोग वाटर को ऐड करते हैं और उसको हीट अप करते हैं तो हमारे पास वो ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर, तो उसको हम लोग इन्वर्टेड शुगर कहते हैं। इट इज़ आल्सो नाउन एज इन्वर्ट सिरप, इन्वर्टेड शुगर सिरप और शुगर सिरप। तो इसके और भी नेम्स हैं, ये बाकी नेम से भी ये वाला क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास यूजेस ऑफ इन्वर्टेड शुगर के इन्वर्टेड शुगर को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। पॉइंट 1 है बेकिंग के अंदर। इन्वर्टेड शुगर को हम लोग केक्स या कुकीज़ वगैरह में डालते हैं। अब आपको पता है कि हम लोग शुगर सिरप या शीरा वगैरह हम लोग बनाते हैं चीनी का, तो वो हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि जो शुगर होती है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में होती है, वो अच्छे से मिक्स नहीं हो सकती किसी भी आइटम के अंदर, किसी भी बेकरी के प्रोडक्ट के अंदर। तो इसलिए हम उसको फिर इन्वर्ट करते हैं, हम उसका शुगर सिरप बनाते हैं और उसको ताकि इजीली हम यूज़ कर सकें किसी भी पर्पस के अंदर। उसके बाद कैंडी मेकिंग के अंदर यूज़ होती है, ये आइसक्रीम मेकिंग के अंदर, बेवरेज प्रोडक्शन के अंदर, इन सब जगह पे हम लोग शुगर को यूज़ करते हैं एज एन इन्वर्टेड सिरप। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन का बी पार्ट आता है प्रोडक्शन ऑफ इन्वर्टेड शुगर, कि हम लोग इन्वर्टेड शुगर को किस तरह से बनाते हैं। स्टूडेंट्स बहुत ही इजी मेथड है, हम लोग अपने घर में भी बनाते होंगे। आपने क्या करना है, सिंपल मेथड जो इजी जिसकी रेसिपी है वो मैं आपको अगर बताऊँ तो 1 कप आपने शुगर ले लेनी है। 1 कप उसमें आपने पानी डाल देना है एक सॉस पैन के अंदर, उसको चूल्हे पे रख दें, आप उसको बॉयल करें, उसको कंटिन्यूसली कम से कम 20 to 30 मिनट्स तक उसको आप मीडियम फ्लेम के ऊपर उसको पकाएं, तो शुगर उसमें सारी मिक्स हो जाएगी और वो एक हमारे पास सिरप बन जाएगा, शुगर सिरप, जिसको हम लोग इन्वर्टेड शुगर सिरप कहते हैं। उसको आप ठंडा करके सेव कर लें, चाहे फ्रिज में रख दें। तो ये इजी सा मेथड है इन्वर्टेड शुगर को प्रोड्यूस करने का। बाकी कुछ यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। इन्वर्टेड शुगर कैन बी प्रोड्यूस्ड कमर्शियली यूजिंग अ वैरायटी ऑफ मेथड्स। अब कमर्शियल लेवल पे इसको बहुत सारे मेथड से प्रिपेयर किया जाता है। वन कॉमन मेथड इज टू हीट अ सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज and water in the presence of an acid catalyst. The acid help to break down the sucrose into glucose and fructose. अब एक मेथड क्या है कि हम लोग जो अपनी टेबल शुगर है, सुक्रोज है, उसको वाटर में मिला के उसको हीट अप करेंगे और उसमें एक कैटलिस्ट को ऐड करेंगे। एसिड कैटलिस्ट जो है वो क्या करेगा, वो जाके सुक्रोज की ब्रेक डाउन कर देगा और उसको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। बहुत ईजी सा मेथड है ये वाला भी। इसके अंदर आप लोग ये वाले डायग्राम भी बना सकते हैं। ये सुक्रोज की डायग्राम है, उसमें हम लोगों ने वाटर को ऐड किया, इन्वर्टेज एंजाइम को यूज़ करते हुए हम लोगों ने इसकी ब्रेक डाउन की और प्रोडक्ट्स में हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन गए। तो नेक्स्ट इसी को ही हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग इन्वर्टेज एंजाइम को यूज़ करते हुए किस तरह से इन्वर्टेड शुगर की प्रोडक्शन कर सकते हैं। इन्वर्टेज इज नेचुरली अकरिंग एंजाइम दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम यीस्ट और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इन्वर्टेज एंजाइम है जो यीस्ट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट होता है मोस्टली। इसको हम लोग ऐड कर देते हैं अपने सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज एंड वाटर के अंदर। इट ब्रेक डाउन द सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज एट अ कंट्रोल्ड रेट। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये वाला जो हम लोग ने पहले पढ़ा। इसके अलावा आपका अगर कोई और टॉपिक हो आपके किसी भी सब्जेक्ट का और आपको कहीं से ना उसका मटेरियल मिल रहा हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के दूंगी आपको। इसके अलावा केमिस्ट्री ऑफ बायोमोलिक्यूल्स का अगर पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपको मुश्किल लग रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करें, तो मैं आप लोगों के लिए इसके सारे के सारे सिलेबस की प्लेलिस्ट भी बना दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ पीएच ऑफ अमाइनो एसिड्स कैन बी एडजस्टेड। अमाइनो एसिड की पीएच के बारे में पढ़ेंगे हम और उस पीएच को किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं ये देखेंगे।
देन डिफरेंशिएट बिटवीन आइसोआयोनिक एंड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो स्टूडेंट्स, अमाइनो एसिड की पीएच के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको अगर ये वाली एक डायग्राम एक्सप्लेन करूं ताकि इस क्वेश्चन के रिलेटेड जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पे हमारे पास अमाइनो एसिड के 3 स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक, यहाँ पे दूसरा और यहाँ पे तीसरा स्ट्रक्चर। तो जो अमाइनो एसिड होता है हमारे पास यूजुअली 3 फॉर्म्स में अकर करता है, 3 फॉर्म्स में ये एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले वाले अगर स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग आए, ये हमारे अमाइनो एसिड की एसिडिक फॉर्म होती है। ये लो पीएच में होता है, ये एसिडिक होता है। अब ये एसिडिक क्यों होता है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए COOH है, तो यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन जो है ये डोनेट कर सकता है। यहाँ पे NH3 जो है ये भी एक हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है। तो एसिड का आपको पता है कि प्रोटॉन डोनेट करने की जिसमें एबिलिटी होती है उसको हम लोग एसिड कहते हैं, इसलिए ये वाली जो फॉर्म है अमाइनो एसिड की ये एसिडिक फॉर्म है। उसके बाद आप लोग अगर इधर थर्ड वाले फॉर्म की तरफ आएँ तो यहाँ पे ये बेसिक फॉर्म कहलाती है अमाइनो एसिड की। ये बेसिक किस तरह से है इसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे COO नेगेटिव को अगर आप देखें तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है, मतलब प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। और यहाँ पे जो NH2 है, ये जो N है इसका भी लॉन पेयर है, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकती हो जो सी स्पीशी या फिर प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकती हो उसको हम लोग बेसिक स्पीशी कहते हैं। तो यहाँ पे थर्ड स्टेट के अंदर जो अमाइनो एसिड है ये बेसिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगर आप सेंट्रल पे आ जाए तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज भी है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी है, और जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रल अमाइनो एसिड। ये न्यूट्रल फॉर्म है और इसको हम लोग ज़्यूटर आयन भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि अमाइनो एसिड की तीनों फॉर्म्स एसिडिक, बेसिस और न्यूट्रल के बारे में आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम देखते हैं कि हम लोग अमाइनो एसिड की पीएच को किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं। द पीएच ऑफ अमाइनो एसिड कैन बी एडजस्टेड बाय एडिंग एसिड्स आर बेसिड। अब अपने अमाइनो एसिड की पीएच को हम लोग उसमें एसिड या बेस ऐड करके एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम चाहते हैं कि हम लोग अपने अमाइनो एसिड की पीएच को इंक्रीज करें तो हम लोग उसके अंदर बेस को ऐड कर देंगे, और उसी के ऑपोजिट अगर हम चाहते हैं कि हम उसकी पीएच को डिक्रीज करें तो हम उसमें किसी भी एसिड को ऐड कर देंगे। सिंपल एंड इजी है। अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज के ऊपर फॉलो कर लें, वहाँ पे आप किसी भी तरह का क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी और पास्ट पेपर का सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे बताएं, इंशाल्लाह मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। नेक्स्ट हम लोग इसी क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट का दूसरा हिस्सा देखते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन आइसोआयोनिक एंड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो अब हम लोग बारी बारी आइसोआयोनिक पॉइंट और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। Isoionic point is the pH at which an amino acid has a net charge of 0। ये ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर अमाइनो एसिड के ऊपर जो नेट चार्ज होता है वो 0 होता है, मतलब कि वो न्यूट्रल होता है। इट इज़ ऑल्सो नाउन एज ज्विटरिक आयोनिक फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड। इसको हम लोग ज्विटर आयोनिक फॉर्म भी कहते हैं अपने अमाइनो एसिड की। At the isoionic point, the amino acid is both positively and negatively charged at the same time, but two charges cancel each other। तो सिंपल सी बात है, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ी कि आइसोआयोनिक पॉइंट के ऊपर नेट चार्ज जो होता है अमाइनो एसिड पे वो 0 होता है, वो ज्यूटर आयन के फॉर्म में होता है। उसके नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और वो एक न्यूट्रल एटम होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में। Isoelectric point is the pH at which amino acid has no mobility in an electric field। ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर हमारे अमाइनो एसिड के अंदर कोई मोबिलिटी नहीं होती। मतलब वही बात है जो हम लोगों ने आइसोआयोनिक में पढ़ी है कि उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो 0 होता है। अगर हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो बिल्कुल भी मोबिलिटी शो नहीं करेगा, ना तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा ना तो गेन करेगा, मतलब न्यूट्रल होगा, इसलिए क्योंकि उसके ऊपर चार्ज 0 है एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो आइसोआयोनिक और आइसोइलेक्ट्रिक जो दोनों चीज़ें हैं इनमें कोई खासा फ़र्क नहीं है, ये एक तरह मिलती जुलती चीज़ें हैं, लेकिन इनकी कुछ डिफरेंसेस हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आइसोआयोनिक पॉइंट होता है ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू है, लेकिन जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है ये मेजरेबल वैल्यू है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दी है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अमाइनो एसिड है और उसके ऊपर एक चार्ज साइड चेन है। अब उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है तब आइसोआयोनिक पॉइंट से।
लेकिन यूजुअली ये दोनों सेम ही रहते हैं। और स्टूडेंट्स इसके अंदर आप लोग एक टेबल ऐड कर सकते हैं कि आइसोआयोनिक पॉइंट डिफरेंट एलिमेंट्स का, वो भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट और लास्ट पार्ट इस वीडियो लेक्चर का हमारे पास, हाउ सोप्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम फैट एंड हाउ दे रिमूव डर्ट फ्रॉम फैब्रिक। कि सोप्स किस तरह से सिंथेसाइज होते हैं फैट के ज़रिए से और ये किस तरह से हमारी फैब्रिक के ऊपर से डर्ट को रिमूव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिंथेसिस ऑफ सोप देख लेते हैं। आपको पता है कि सैपोनिफिकेशन के प्रोसेस के ज़रिए से सोप्स की सिंथेसिस होती है फैट्स और ऑयल को यूज़ करते हुए। सैपोनिफिकेशन का प्रोसेस क्या होता है इसको हम लोग रीड आउट करते हैं। सोप्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम फैट्स एंड ऑयल्स थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन फैट और ऑयल एंड एन अल्कली टू प्रोड्यूस सोप एंड ग्लिसरॉल। इसमें क्या होता है, एक फैट और एक अल्कली या बेस जो है वो रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद वो सोप बना देते हैं। अब इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो हमारे पास है वो यही होती है कि फैट की जगह पे एक ट्राइग्लिसराइड होता है जो कि एक फैट है, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद वो ग्लिसरॉल बना देता है जो कि एक सोप है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए इसकी एग्जांपल, ये हमारे पास फैट है ट्राइग्लिसराइड, ये रिएक्ट किया हमारे पास किसी बेस या अल्कली के साथ, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है और इसने ग्लिसरॉल बना दिया और एक सोप बना दिया। बहुत इजी सी एग्जांपल है, आप इसको ही कर लें। उसके अलावा इस दफ़ा में भी आप इसको लिख सकते हैं, फार्मूले को इस तरह लिखा हुआ है जिस तरह आप लोगों ने तैयार किया हुआ है, जैसे आपको इजी लगता है आप वैसे इसको कर लें। आगे उसी फार्मूले को ही इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल जो होता है ये 3 फैटी एसिड चेन से बना हुआ होता है जो एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ अटैच हुई होती हैं। ये सब बातें आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई हैं, इसलिए एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रक्चर्स आप लोग पढ़ चुके हैं एफएससीज में, लेकिन अगर फिर भी आपके कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे किसी भी टाइम में कमेंट कर सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल जो है स्प्लिट फैटी एसिड चेन अवे फ्रॉम द ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, ये फैटी एसिड चेन जो है इसको तोड़ देगा, बदले में सोडियम का साल्ट बना देगा फैटी एसिड का और साथ में ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल बन जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो सोप होता है ये फैब्रिक के ऊपर से डर्ट किस तरह से रिमूव करता है। कपड़ों के ऊपर जो मिट्टी वगैरह लगी होती है, मैल लगी हुई है, वो साबुन से किस तरह उतर जाती है। सोप्स आर एबल टू रिमूव डर्ट फ्रॉम फैब्रिक बिकॉज दे आर सर्फेक्टेंट्स। इसलिए वो फैब्रिक से डर्ट को रिमूव करते हैं क्योंकि ये सर्फेक्टेंट्स होते हैं। सर्फेक्टेंट्स क्या होते हैं इसको हम लोगों ने वीडियो के पार्ट 1 के अंदर काफ़ी डिटेल में पढ़ा था, तो यहाँ पे मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूंगी क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट आपके ऑलरेडी क्लियर है। सर्फेक्टेंट एक मॉलिक्यूल होता है जिसके ऊपर हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक उसके 2 एंड्स होते हैं। एक तरफ से वो वाटर लविंग होता है, दूसरी तरफ से वाटर हेटिंग होता है। अब जो हाइड्रोफिलिक एंड होता है सोप मॉलिक्यूल का वो वाटर के साथ अटैच कर जाता है, जबकि जो हाइड्रोफोबिक एंड होता है वो डर्ट वगैरह के साथ अटैच कर जाता है जो हमारे कपड़ों पे लगी होती है। When soap is dissolved in water, the soap molecules are micellar। आपको पता है कि जब हम लोग सर्फेक्टेंट्स को पानी में डालते हैं तो वो माइसेलस बना देते हैं, मतलब एक क्लस्टर्स या मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। अब माइसेलस क्या है, ये सोप मॉलिक्यूल्स के क्लस्टर्स हैं विद हाइड्रोफिलिक एंड फेसिंग टूवर्ड्स आउटवर्ड्स एंड हाइड्रोफोबिक एंड फेसिंग इनवर्ड्स। उनका जो हाइड्रोफिलिक एंड होता है वो बाहर की तरफ होता है और उनकी जो टेल्स होती हैं वो इनवर्ड होती हैं। इसका स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, इस वीडियो में भी हम लोग डिस्कस करेंगे एंड के ऊपर। अब हाइड्रोफोबिक एंड क्या होता है, माइसेलस का वो डर्ट को ट्रैप कर लेता है और ग्रीस को, ठीक है। उसके बाद वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्सेस बना देता है जिसको हम लोग इजीली वॉश कर देते हैं उस कपड़े से। तो बहुत इजी सा प्रोसेस है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए हमारे पास माइसेलस का स्ट्रक्चर है। ये जो व्हाइट कलर के इसके हेड्स हैं ये हाइड्रोफिलिक हैं और ये बाहर की तरफ निकले हुए हैं, और हाइड्रोफिलिक है मतलब कि वाटर लविंग है तो वाटर के साथ अटैच हो जाएंगे ये वाले इजीली। और जो इनके अंदर वाली टेल्स हैं ये हमारे पास हाइड्रोफोबिक है, वाटर हेटिंग है। ये जो इसके अंदर वाली टेल्स होंगी ये जाके हमारी जो डर्ट वगैरह है उसके साथ अटैच होंगी। डर्ट के साथ अटैच होने के बाद जब हम लोग इसको वॉश करेंगे तो इजीली ये सारा का सारा जो सर्फेक्टेंट्स है ये वाटर से वॉश हो जाएगा। अगर आप डायग्राम में देखें तो यहाँ पे क्लियर भी हो रहा है कि किस तरह से जो हाइड्रोफोबिक हेड है वो हम लोग वॉश आउट करते हैं, क्योंकि हाइड्रोफिलिक टेल जो होती है वो डर्ट के साथ अटैच हो जाती है, फिर वो माइसेलस बना देते हैं और बाद में उसको वॉश ऑफ कर दिया जाता है। तो इट इज़ अ प्रोसेस किस तरह से हम लोग साबुन के ज़रिए से डर्ट उतारते हैं अपने कपड़ों से। कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सोप्स कैन आल्सो बी यूज्ड टू क्लीन स्किन एंड हेयर। व्हेन सोप इज अप्लाइड टू स्किन इट डिसॉल्व डर्ट एंड ग्रीस एंड हेल्प टू रिमूव देम।
अब सॉप से हम लोग कहीं की भी डस्ट रिमूव कर सकते हैं, अपनी स्किन, हेयर्स वगैरह की भी। Soaps can also be used to clean hair by removing dirt, grease, product buildups, etc. उसके अलावा स्टूडेंट सॉप्स के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। सॉप के यूज़ से हमारी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है, क्योंकि ये हमारी स्किन के जो नेचुरल ऑयल्स हैं उनको भी साथ ही वॉश ऑफ कर देता है। इसलिए जब भी आप साबुन से अपने हाथ धोएं तो उसके बाद आप कोई मॉइस्चराइज़र या लोशन वगैरह ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि जो हमारे स्किन की मॉइस्चराइज़र था वो सारा सॉप ने वॉश आउट कर दिया होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताया करें। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो के साथ।